साथियों, आप सबका हमारा चैनल YouTube में सोशलिस्ट चंदन ठाकुर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आपका नमस्कार, प्रणाम और जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार के जो वर्तमान समय में चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव को देखते हुए जो गर्मी तेजी से बिहार में बढ़ रही है वो शायद किसी अन्य राज्यों में नहीं देखी जा सकती है। चुनावी रणनीति, बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव जहां राज्य के भारत के सभी राज्यों से अलग हटकर यहाँ चुनाव होते हैं और यहाँ का चुनाव ऐसा चुनाव है जहां इंटरटेनमेंट, कॉमेडी और ड्रामा के साथ हर चीज देखने को मिलता है। इसी बीच जहां बिहार में 1990 के बाद से लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सत्ता संभाली, वहीं दूसरी ओर उनके छात्र जीवन में साथी रहे नीतीश कुमार, या दूसरे शब्दों में कहें या लालू यादव के शब्दों में कहें तो उनके झोला ढोने वाले नीतीश कुमार भी उनके दावेदारी या कहें तो उनके बराबर का स्थान रखते हैं। नीतीश कुमार भी लालू यादव के साथ 1990 से अगर कहें तो इन्हीं दोनों की सरकार बिहार में राज कर रही है। 1990 के बाद से वर्तमान समय 2020 तक इस 30 वर्षों के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार तक सभी जो है इन्हीं दो पार्टियों के नेता बिहार पर राज किए हैं। क्या अब बिहार तीसरे विकल्प की ओर जाएगा? इसी बीच हम सब देखेंगे कि वर्तमान समय में स्वर्णों की राजनीति को लेकर और स्वर्णों के भविष्य को चिंता करते हुए, उनके भविष्य की बात करते हुए और उनकी भविष्य की लड़ाई लड़ रहे आशुतोष कुमार, जो कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी की स्थापना कर चुके हैं, और कई स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो इस पार्टी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि बीते दिनों जो हम सबों ने एडी सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, उनका बयान हम सब देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बयान में ये बात कही कि हम सभी भूमिहार ब्राह्मणों को भी पार्टी में टिकट देने का काम करेंगे, और अगर इस रणनीति में वो सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से 200 सीटें हासिल करके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ये देखना भविष्य की बात है और ये चुनाव तय करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी को लेकर अन्य संगठन जो है उनके अंदर भूचाल आया है या भूकंप के समान स्थिति बनी हुई है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बीते कुछ हफ्तों पहले हम सब ने देखा है कि बिहार में जब उनके कमेटी का विस्तार हो रहा था, उस बीच भूमिहार समाज के लोगों को और कहें तो ब्राह्मण समाज के लोगों को कम सीटें दी गई, या कहें तो उन्हें उस स्थान का दर्जा नहीं दिया गया जो वो चाहते थे। इसे लेकर इस समाज के बीच कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल दिख सकता है, और अगर ये समाज या कहें तो ये वोटर अगर तीसरे विकल्प की ओर आगे बढ़े और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के दामन को थामे, तो हम कह सकते हैं कि 17% जहां पे ब्राह्मण और भूमिहार वोटर बिहार में हैं, उसमें से 4.7% वोटर केवल भूमिहार है। अगर ये वोटर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ जाते हैं तो बिहार में 40 से 50 सीटों पर सीधा असर देखा जा सकता है। इन्हीं तमाम विषयों के साथ आज हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संयोजक आशुतोष कुमार पर चर्चा करेंगे। आशुतोष कुमार कौन है? आशुतोष कुमार आखिर ये नाम इतनी तेजी से उभर कर बिहार की राजनीति में कैसे उछला, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम सब बात करते हैं कि कौन है आशुतोष कुमार, या उनके राष्ट्रीय जनजन पार्टी में लालू और नीतीश को कितनी हानि हो सकती है उनके पार्टी के नए बनने के बाद। तो हम बात करते हैं आशुतोष कुमार पे कि लाखों युवाओं के भीतर, जो कि स्वर्ण समाज के युवा हैं, उनके भीतर युवा हृदय सम्राट के रूप में विराजमान आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संयोजक के साथ साथ
राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस समाज का गठन इस कारण किया कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था या ये बात वे बता रहे थे कि बिहार में और कहें तो पूरे भारत में स्वर्ण समाज के साथ अछूता व्यवहार हो रहा है, उनका राजनीतिक भविष्य जो है खतरे में है, पिछड़ता जा रहा है। इसे लेकर वे आगे की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी का गठन किया। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के गठन के बाद हम सब बात करते हैं कि कौन है आखिर आशुतोष कुमार, जिसने इतनी तेजी से बिहार की जनता के बीच और बिहार की राजनीति में सियासी खलबली मचा दी है। आशुतोष कुमार बचपन से ही सरल, कर्मठ और क्रांतिकारी प्रवृत्ति का और कहें तो प्रबुद्ध व्यक्ति का धनी था। आशुतोष कुमार जिसने अपनी पार्टी के गठन के बाद से ही स्वर्ण समाज को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया है, जोड़ना शुरू कर दिया है, तो इससे लेकर अन्य संगठनों के बीच में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। हम सब देख सकते हैं कि इनका जो आशुतोष कुमार जी का बचपन था, या वो हम कह सकते हैं कि वो क्या थे या पहले बचपन में क्या थे, उनके परिवार का अगर राय विचार को देखें या पढ़ें उनके बारे में, तो ये जानकारी मिलती है कि आशुतोष बचपन से ही सरल, क्रांतिकारी, जिद्दी और तो और वो एक साहसी लड़का था, जो कि उस वक्त इसका जन्म हुआ जब 1984 में आपातकाल की स्थिति इंदिरा गांधी के शासनकाल में चल रही थी और इसका खामियाजा पूरा भारत देश भुगत रहा था। आशुतोष कुमार के पिता, जो कि पिछले 40 वर्षों से पूरे भारत में हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं, उनके पिता की बात करें तो उनका पिता का नाम आचार्य लव जी है, जो कि जिनके ज्येष्ठ पुत्र आशुतोष कुमार हैं। और इनके भीतर जो क्रांतिकारी, जिद्दी और साहसी प्रवृत्ति थी, इसे लेकर जो चर्चाएं होती है, इन चर्चाओं पर देखें तो ये महज 16 वर्ष और 7 माह की आयु में ही भारतीय सेना में चले गए और भारतीय सेना में जाने के बाद 8 वर्षों तक भारतीय सेना के लिए कार्य किया और इस कार्यकाल के दौरान वे 6 वर्षों तक जम्मू कश्मीर की पहाड़ी और वादियों की खाक छानते रहे। लेकिन आशुतोष को रोकना मानो एक बांध, किस प्रकार हम बांध को बांधकर पानी में रखते उस समान हो गया था। आशुतोष ने उस बांध को तोड़कर और अपनी स्वेच्छा से भारतीय सेना के कार्य को रिजाइन दिया, छोड़ दिया और समाज में घट रही राजनीतिक और समाज की दुर्दशा को देखते हुए राजनीति में आने का और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का संकल्प ले लिया। और इसी संकल्प का यह परिणाम निकला कि उन्होंने अब चुनाव लड़ने का भी फैसला कर दिया है और वो चुनाव लड़ने के बाद किस प्रकार अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच रख सकते हैं, ये भविष्य तय करेगा। बिहार की जनता और वहां का चुनाव तय करेगा। ये तमाम चीजें हम सभी आगे 2020 के चुनाव में देखेंगे। अब देख सकते हैं कि आशुतोष कुमार, जो कि उनके परिवार का कहना है कि बचपन से ही जिद्दी था, उसके जिद्दी प्रवृत्ति का यह परिणाम निकला कि उसे 1 वर्षों तक हत्या की झूठी कार्रवाई के तहत 1 वर्षों तक कारावास में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाद में न्यायालय ने उन्हें बरी मुक्त किया, उन्हें इसमें कहीं केस में लिप्त नहीं पाया, उन्हें निर्दोष साबित किया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार में उनकी राजनीतिक द्वंद्वी भी बहुत हैं और उनके दुश्मन भी बहुत, इससे ये साबित होता है। लेकिन आगे हम उनके साहसी प्रवृत्ति की बात करें तो उनके साहस का एक छोटा सा नमूना ये देखने को मिल सकता है कि उनके साहस की प्रसिद्धियां इस प्रकार फैल गई बिहार में कि जिसे रोक पाना कहे तो किसी के लिए भी और वो कार्य कर पाना असंभव था वहां के आम लोगों के लिए। एक आम व्यक्ति, एक साधारण सेना से रिटायर या कहें तो छोड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपने साहस के दम पे लालू यादव जैसे बेबाक और तेज तरार नेता के विरोध में हिम्मत दिखा पाया, जिस वक्त पूरे बिहार में किसी की
इस मानसिकता पे वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम लालू यादव का विरोध कर सके। उस वक्त ये लड़का और एक युवा लालू यादव का विरोध करता है। और मोतिहारी जिले में हम देखें तो जब लालू यादव की सभा चल रही थी, लालू यादव अपने 15,000 समर्थकों के साथ उस रैली का हिस्सा थे और वहां अपनी बातों को रख रहे थे। उस वक्त आशुतोष कुमार ने उस रैली में खुले मंच पर उनका विरोध किया, और विरोध ही नहीं, विरोध की वो सभी सीमाएं पार कर दी जो अन्य लोगों के लिए कर पाना काफी कठिन था। ऐसा क्या किया और क्यों चर्चा में आए, ये बात यदि आपको पता चलेगी तो आप भी मान लेंगे कि वास्तव में आशुतोष साहसी था। आशुतोष ने उस 15,000 समर्थकों के बीच किस प्रकार लालू यादव के मुंह पर डिब्बे से, जो डिब्बे में दूध था, विरोध दर्ज कराते हुए उनके मुंह पे डिब्बे का दूध फेंक दिया। और यही परिणाम था कि आशुतोष कुमार बड़ी तेजी से बिहार की राजनीति में चमक उभरा। और यही कारण से उसके साहसी प्रवृत्ति को देखकर अन्य सत्ता दलों में कहीं ना कहीं भूकंप या कहें तो असमंजस की लहर दौड़ पड़ी है। आखिर कैसे बिहार में आशुतोष ने क्या क्या किए और क्यों इतनी प्रसिद्धि हासिल की, तो कहें तो बिहार में स्वर्ण जाति को लेकर और स्वर्ण समाज को लेकर आगे बढ़ रहा ये व्यक्ति विधानसभा का घेराव के साथ साथ कई पुतला दहन, रोड मार्च और तो और स्वर्णों के जाति आरक्षण को लेकर भी कई मार्च किए। और इसी का परिणाम हुआ कि स्वर्ण जाति के बीच आशुतोष कुमार काफी तेजी से आगे उभर कर सामने आए और नेता के रूप में लोग अब इन्हें मान रहे हैं। तो क्या इसका यह परिणाम होगा कि अन्य सत्ता दल जो कि इस समाज को कहें तो भूमियार ब्राह्मण समाज को दरकिनार करके चल रहा था, क्या अब वो दरकिनार कर पाएंगे, ये देखना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार के कारण सभी पार्टियां भूमियार को लाभ पहुंचाने का काम अवश्य करेंगी, लेकिन क्या ये समाज जो है, भूमियार ब्राह्मण समाज जो है, किसके साथ जाएगा, ये देखना सबसे अहम होगा। क्योंकि बीते दिनों हमने आरजेडी का तो बयान देख लिया, आरजेडी के एडी सिंह की बात हमने की थी, जिन्होंने भूमियार ब्राह्मण को सीट देने की भी बात की, और तो और वे भी लालू यादव की पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और व्यापारी हैं। अगर वोट समीकरण की बात करें तो हमने कई 2012 के सर्वे को खंगाला है और सर्वे को देखा है। तो 2012 के सर्वे के या कहें तो जनगणना को देखें तो 9,90,20,000 बिहार की आबादी है, और ये 9,90,00,000 बिहार की आबादी जो है, इसी बीच वहां में भूमियार ब्राह्मणों की संख्या को देखा जाए तो वे इस आबादी का 17% हिस्सा वोट के रूप में वो देख पाते हैं। और वही 17% में ब्राह्मण जो है, भूमियार समाज जो है, केवल 4.7% इसमें अपना योगदान दे पाता है। वही मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज के बीच 17% जो कि 16.9% के आसपास वहां की जनसंख्या का वो हिस्सा है, और कहें तो यादवों की जनसंख्या वहां पर 23,56,500 के आसपास है। तो अगर ये तीनों आपस में लड़ते हैं और एडी सिंह अपने बयानों के हिसाब से अगर इस समाज को जोड़ने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं अनुमानित आंकड़ा के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्या बात जब हम आशुतोष कुमार की कर रहे थे तो क्या आशुतोष बिहार का तीसरा विकल्प है? अगर है तो जनता अगर इनके साथ जाती है तो ये मान लेना होगा कि अगर पूरा भूमियार ब्राह्मण समाज आशुतोष कुमार के साथ जाता है तो वो सीधे तौर पे 40 से 50 सीटों पर सीधा असर दिखा सकते हैं। इसी बीच आशुतोष कुमार की तमाम बातों को हमने आप सबों से रखा, प्रसिद्धियों को रखा, और कैसे ये युवा लगातार बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, ये इन बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये भी होगा कि इस समाज के या कहें तो स्वर्ण समाज को इससे अब एक ऊंची पहचान मिलेगी, क्योंकि लगातार अगर बिहार की हमने पहले भी बात की थी कि 30 वर्षों तक आरजेडी और जेडीयू ने शासन किया, तो क्या अब जनता तीसरे विकल्प का चयन करेगी? अगर जनता तीसरे विकल्प का चयन करती है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो
राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, वो सबसे आगे बढ़कर, क्योंकि स्वर्ण समाज की राजनीति को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और किसी को अगर बहुमत भी मिलती है तब आशुतोष कुमार किंग मेकर के रूप में साबित हो सकते हैं। अगर ये 30 सीटों के आसपास आंकड़ा जो अभी वर्तमान समय में लगाया जा रहा है और अगर भूमियार ब्राह्मण समाज इनके साथ जाता है तो ये किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे बिहार का भविष्य कौन तय करता है, ये बिहार का भविष्य किस मतपेटी में और जनता का क्या फैसला है ये आगे देखा जाएगा। 10-20 सीटें भी ऊपर नीचे होती है एनडीए और यूपीए के बीच में, और आशुतोष कुमार अपने जो भी प्रक्रिया है, जो भी उनके रणनीति है, उस रणनीति में सफल होते हैं तो आशुतोष कुमार किंग मेकर की भूमिका में सबसे आगे उभर के साबित होंगे। लेकिन आशुतोष कुमार किसके साथ जाएंगे ये भविष्य तय करेगा, ये राजनीति तय करेगी। जो भी व्यक्ति इस समाज को, या कहें तो जिस समाज को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के माध्यम से, ये जिसके वो संयोजक भी हैं, और तो और अपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के लड़ाई को लेकर, तो हम कहेंगे कि आशुतोष कुमार किंग मेकर की भूमिका के साथ वो कैसे बिहार में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी युवा हैं और स्वर्ण समाज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं जनजन पार्टी या कहें तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ जाते नजर आ रहे हैं, और लगातार इसकी जो संख्या है एक समाज के बीच में लगातार उभर कर सामने आ रही है। इसी के साथ लगातार बिहार के चुनाव के साथ हम आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे और आशुतोष कुमार के ऊपर इसी तरह हम कई वीडियोस बनाते रहेंगे और उनसे जुड़ते रहेंगे और उनकी बातों को सुनकर आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।